सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बायोलॉजी केक बॉक्स, जहाँ पर हम क्या बेसिकली बायो को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल भी रटते नहीं, कंसेप्ट को सीखते हैं, जिससे क्या है हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ दैट इज डीएनए, क्रोमेटिन, ठीक है, एंड क्रोमोसोम। इस लेक्चर को देखने के बाद इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं उठने वाला, क्योंकि मैं सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक एक चीज़ जो इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन या फिर मॉलिक्यूलर पढ़ते हो तो इन चीज़ों की बार बार आपको इस्तेमाल करना पड़ता है इन क्लास 12। ठीक है, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा ये सब क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी हमारा आज का टॉपिक, जो कि डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम है, जिसके अंदर हम पूरी तरीके से इस चीज़ को समझने वाले हैं। आई प्रॉमिस यू कि लेक्चर को एंड तक देखना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले क्या है बेसिकली, ठीक, चीज़ों को रटने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो है क्या, लेट्स से इस तरीके से हमारा एक डबल स्टैंडर्ड धागा प्रेजेंट है। डबल स्टैंडर्ड का मतलब आप समझते हो, ठीक है, तो विच इज डीएनए। क्या डीएनए, कहीं ना कहीं आप देखो, एक ये धागा प्रेजेंट है, दूसरा ये प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं दो धागे प्रेजेंट है, इसको डबल स्टैंडर्ड कह दिया। स्टैंड का मतलब धागा, तो दो स्टैंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डीएनए को आपको कुछ नहीं मानना है, थ्रेड मानना है। क्या थ्रेड, थ्रेड का मतलब धागा होता है। ठीक है, आपने रील देखी होगी, उसके ऊपर चढ़ा होता है, दैट इज थ्रेड। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, इस तरीके से अगर आप देखें, माइक का वायर है मेरा, क्या आप देखो इस तरीके से लपटा हुआ, समझ रहे हो आप, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आप इस चीज को मान लो। अब फर्दर क्या होने वाला है इसके अंदर, ये देखो फर्दर क्या होता है, और ज्यादा इकट्ठा होता है, समझ रहे हो, और ज्यादा इकट्ठा होता है, पैकेजिंग होती है इसकी। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, और ज्यादा जब ये कंडेंस हो जाता है, और ज्यादा पैकेज्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक, दूसरा ऐसे ले लो, हटाओ इस तरीके से। ठीक, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कंडेंस फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस इज, एक एक चीज बताऊंगा यार, जरूरत क्या पड़ी इसे बनाने की, क्रोमोसोम। ठीक, तो डीएनए से क्रोमेटिन बना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बना बेसिकली। ठीक है कुछ नहीं, हमारा कहीं ना कहीं चीज़ों को पैकेज कर रहे हैं, चीज़ों को कंडेंस कर रहे हैं, चीज़ों को पास ला रहे हैं। उस धागे को हमने बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। जैसे इस तरीके से हमारे पास क्या था, हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, इसी के ऐसे करके बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। क्यों क्यों करना इकट्ठा, अब इसका लॉजिक मैं आपको देता हूँ। जब डीएनए से क्रोमेटिन क्यों बनाया, एक तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि वाई डीएनए से क्रोमेटिन क्यों बनाया यार तुमने, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा हमारा कि क्रोमोसोम क्यों बनाया क्रोमेटिन से, क्रोमो डीएनए या डबल स्टैंडर्ड थ्रेड था तो हमारे पास, क्या दिक्कत है, बात तो वही, ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, ये भी डीएनए, फॉर्म बस अलग हो गई, चीज़ों को हमने इकट्ठा कर दिया। तो इस इकट्ठा करना या फिर इस पैकेजिंग की हमें ज़रूरत क्यों थी, तो पहले क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए से हमने क्रोमेटिन क्यों बनाया। ठीक, तो आपको जिस तरीके से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, देखना आपको बिल्कुल ही दिमाग में बैठ जाएगी। क्रोमोसोम में लिख लो, क्रोमोसोम। तो होता क्या बेसिकली, अगर आप एक यूकैरियोटिक सेल उठा लो इस तरीके से, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल हमारी एडवांस सेल किसी की हो सकती। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा बेसिकली पोटेस्टा भी आ सकता है, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी सब आ सकता है, एक्सेप्ट मोनोरा विच इज बैक्टीरिया, हमारी सिर्फ प्रोकैरियोटिक होती है। सारे के सारे किंगडम हमारे यूकैरियोटिक होते हैं, किसी की सेल उठा लो। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर है तो भाई न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, न्यूक्लियस तो फीचर होता है हमारे यूकैरियोटिक सेल का, दिस इज न्यूक्लियस। तो इसका जो डायमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करते हैं, दैट इज 10⁻⁻6 मीटर, या फिर इसको कह दो 1 माइक्रोमीटर। तो हमारे पास बेसिकली हमारा जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास जगह है 1 माइक्रोमीटर की। और हमारा जो डबल स्टैंडर्ड इस तरीके से डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसकी जो टोटल लेंथ होती है दैट इज 2.2 मीटर। अब हमें मालूम है कि जो हमारा डीएनए है बेसिकली वो कहाँ रखा जाएगा, सेल के अंदर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर। इस तरीके से आप देखो, दिस इज 1 मीटर। तो मेरे दोनों हाथों की इस लंबाई से ज़्यादा लंबा हुआ हमारा डीएनए, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए, उसे रखना है 1 माइक्रोमीटर, जिसको हम आँख से देख भी नहीं सकता है। 1 माइक्रोमीटर के स्पेस में क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पतंग उड़ाई, नहीं उड़ाई तो पता तो होगा, इतना सबको पता होता
कि आपके पास 500 मीटर लंबा मांझा हो या फिर 1 किलोमीटर लंबा मांझा हो, बहुत लंबी लंबी ऊंची पतंग उड़ती है, ठीक, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको कहीं ना कहीं चरखी में लपेट दिया, चीज़ों को पैकेज कर दिया एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, उसे ऐसे करके लपेट दिया। वरना 1 किलोमीटर लंबा अगर आपके पास धागा है, क्या बोलते हैं मांझा है, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं, उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। इसीलिए अगर 2.2 मीटर लंबा हमारे पास डीएनए है, उसको बहुत कम जगह में लाना, तो चीज़ों को पास लाना पड़ेगा, चीज़ों को पैकेज करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं बेसिकली हम, अगर ये हमारा इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड थ्रेड था, देखो ये थ्रेड है हमारे पास, ठीक, तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोटीन्स होती हैं इस तरीके से, तो ऊपर बता रहा हूँ सुपरफिशियल तरीके से, क्योंकि ये कंसेप्ट जो आपको मोलिकुलर में और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो हुआ क्या, इसके अराउंड ये करता है, ये रैप हो जाता है इस तरीके से, समझे, रैप होता चला जाता है इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पैकेजिंग होती है, ताकि हम बहुत लंबे जो डीएनए है उसको छोटी सी जगह में ला सकें। सो दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो कहीं ना कहीं हमने डीएनए को पैकेज करके, डीएनए को कंडेंस करके एक जगह पर इकट्ठा करके हमने फॉर्म करा क्रोमेटिन। और ज़्यादा जब हमने उसकी पैकेजिंग करी तब हमारा क्रोमोसोम हुआ। तो बेसिकली यहाँ पर इंसर्टी कहती है, कुछ इस तरीके से प्रोटीन्स होती, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछते रहते हैं। और यहाँ एंड तक होंगी, ऐसे ब्लू से दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हमारा क्रोमेटिन में सिर्फ और सिर्फ डीएनए नहीं, इनका नाम हिस्टोन, क्या हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक, यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन होंगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये ज्यादा कंडेंस है कि क्रोमोसोम, तो बेसिकली क्रोमोसोम ज्यादा कंडेंस है, तो इसको हाई लेवल ऑफ पैकेजिंग कहोगे ना, हायर लेवल ऑफ। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कहते हैं कि जहां पर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग होती है बेसिकली इन क्रोमोसोम, तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन तो होती है, उसके साथ में लेट्स से इस तरीके से और एक प्रोटीन इस्तेमाल होती है, क्योंकि और अच्छे से पैकेजिंग कराती है, जिसका नाम होता है नॉन हिस्टोन। तो बेसिकली जो कि हिस्टोन नहीं होती, क्रोमोसोमल, क्योंकि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है जोमल प्रोटीन। तो यहाँ पर 2 प्रकार की प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अगर आपसे बेसिकली पूछें कि हमारा डीएनए क्या है, डीएनए का केमिकल नेचर इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड, डीएनए का जो नेचर होता है एसिडिक होता है बेसिकली, ठीक, तो ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा डीएनए न्यूक्लिक एसिड नेचर में होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड कौन है, दैट इज डीएनए, क्योंकि क्रोमेटिन के साथ न्यूक्लिक एसिड तो है डीएनए, साथ में प्रोटीन भी है, इधर भी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। कुछ डीएनए इसके अराउंड क्या रहता है, आरएनए भी रहता है। जब हमें जरूरत होती है तो बेसिकली क्रोमेटिन थोड़ा सा खुलता है, आरएनए बन जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो डबल स्टैंडर्ड थ्रेड है वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, समझ रहे आप, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके साथ प्रोटीन भी है, डीएनए के साथ यहाँ पर भी प्रोटीन है, एडिशनली मैं आपको बता रहा हूँ आरएनए भी, ऐसा कोई काम नहीं आएगा, ठीक। तो इस चीज को आप समझो, मैंने आपको बता दिया कि क्रोमेटिन बना। क्रोमेटिन क्यों हमने बनाया, क्योंकि हमें पता था 2.2 मीटर के जो हमारा डीएनए था उसको हमें 1 माइक्रोमीटर के स्पेस में रखना है, टू कीप डबल स्टैंडर्ड थ्रेड या फिर डीएनए इन लेस स्पेस। हमने डीएनए को क्रोमेटिन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था कि हमने क्रोमेटिन से क्रोमोसोम क्यों बनाया। ये सॉल्यूशन तो हमारा निकल गया, क्या ये सॉल्यूशन तो हमारा निकल गया। तो बेसिकली अब लेकर चलता हूँ आपको क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th में सेल साइकिल चैप्टर जो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हो सकता है खराब कर दिया हो अपने चैप्टर को, तो मैं आपको चीजें समझाता हूँ। तो यहाँ पर टोटल 4 हमारे क्या होते हैं, एक तो एम फेज होता है, दूसरा G1 S एंड दिस इज G2। तो बेसिकली G1 S G2 ये तीनों के तीन हमारे क्या होते हैं, प्रिपरेटरी फेज होते हैं। कहीं ना कहीं सेल अपने आप को तैयार करता है, फिर एम फेज में जाकर डिवाइड करता है। सो दिस इज कॉल्ड डिवीजन फेज, ठीक। तो दिस इज डिवीजन फेज। तो एम फेज हमारा डिवीजन फेज होता है, जबकि G1 S G2 में हमारा सेल अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। तो डिवीजन फेज में जाकर यहाँ पर हमें पता है कि क्रोमोसोम दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लो इस तरीके से क्रोमोसोम्स दिखते हैं, ठीक है। तो डिवीजन फेज में हमें क्रोमोसोम क्यों दिख रहा है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, हमारा बेसिक प्रोटीन क्रोमेटिन दिखता है। और क्रोमेटिन कहाँ दिखेगा, मैं आपको बता चुका हूँ, न्यूक्लियस में जगह कम होती है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्रोमेटिन दिखता है। क्या दिखता है, क्रोमेटिन न्यूक्लियस, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, जब हमारा सेल प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड करने के लिए, तो G1 S G2 में न्यूक्लियस होता है बाकायदा सेल के अंदर। इस तरीके से अगर कोई सेल है तो सेल में न्यूक्लियस होगा, यहाँ क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। जैसे ही सेल हमारा एम फेज में एंटर करता है, ये न्यूक्लियस जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाता है न्यूक्लियस का, ठीक है। और हमारा ये क्या होता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक।
जो कि फ्लोट करने लगता है इन साइटोप्लाज्म। तो यही होता है। अब मैं आपको बता दूं, डिवीजन करने के लिए यार यहाँ पर क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमेटिन भी तो हो सकते हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आता है, यार डिवीजन अगर आपको करना है तो वहां पर क्रोमेटिन की जगह क्रोमोसोम क्यों लाए, हम क्रोमेटिन को भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। तो आप ये देखो, क्रोमेटिन क्या होता है, इस तरीके से एक पैकेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से। और क्रोमोसोम हमारा क्या होता है, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो हमें पता है कि अगर हमें सेल को डिवाइड करना है फेज में, तो कहीं ना कहीं जब आप सेल डिवाइड कर रहे हो, एक सेल से 2 सेल बनाना है आपको, तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा बेसिकली डीएनए, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक सेल में जितना जाए दूसरा इधर। तो इसका डिवीजन ईजी है कि इसका भी ईजी है यार, मतलब इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आसानी से, इसको तो बेसिकली इसको, इसमें क्या शक है यार। तो डिवीजन के लिए बेसिकली एम फेज में हमें क्रोमोसोम दिखते हैं, फिर क्रोमोसोम होते हैं, ना कि क्रोमेटिन। हर चीज का एक लॉजिक है यार, अपने पास से थोड़ी ना घुस रहा मैं, समझे। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सेल साइकिल में देखो, ये लॉजिक बताता हूँ, ठीक है, ये काम आएगा जब आप मॉलिक्यूलर पढ़ोगे, ठीक। देखो इस तरीके से, दिस इज एम फेज, G1 S एंड G2। मैंने आपको बताया यहाँ क्या होता है, हमारा क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है इस तरीके से, दिस इज क्रोमेटिन, दिस इज क्रोमेटिन एंड दिस इज ऑल्सो क्रोमेटिन, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या प्रेजेंट है, हमारे क्रोमेटिन प्रेजेंट है, ठीक। और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन एम फेज। अब एक सवाल हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि G1 S G2 में न्यूक्लियस में क्रोमेटिन था, ठीक है, तो क्रोमेटिन होने की कुछ तो यार ऐसा होगा ना जो आसानी बनाता होगा। तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जब आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, 11th से आप निकल के आया तो आपको पता होगा, G1 S G2, तो G1 फेज में ग्रोथ होती है, G2 में ग्रोथ होती है, S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। क्या होती है, S फेज में हमारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो G1 में ग्रोथ हो रहा है, G2 में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम। एंजाइम का नेचर इज प्रोटीन। तो प्रोटीन कहाँ से आता है, डीएनए से, आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। बेसिकली डीएनए से अगर आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन हुई। तो ये दोनों के दोनों हमारे जो फेज हुए वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हुए, नहीं हुए, ये भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ये भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होती, ठीक, तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन। अब एक चीज होती है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है बेसिकली, तो डीएनए को खोलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आपके पास क्रोमेटिन प्रेजेंट है, तो क्या, अगर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब डीएनए से आरएनए बनाया, ये खुला, ठीक, और इससे क्या हुआ, इस डीएनए से आरएनए फॉर्म हो गया। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर ट्रांसक्रिप्शन करना है डीएनए से आरएनए, तो डीएनए को पहले खोलो, ठीक है, जितना हिस्सा खुलेगा उससे आरएनए बन जाएगा। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है फिर आरएनए बनाना है, तो आपको डीएनए को खोलना पड़ेगा, क्रोमेटिन को खोलना पड़ेगा। तो आप बताओ, क्रोमोसोम का खुलना आसान है कि क्रोमेटिन का? इजीली क्रोमेटिन इजीली खुल जाएगा, लेस कंडेंस है यार, ये देखो लेस कंडेंस, क्रोमोसोम इज मोस्ट कंडेंस, इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स नहीं दिखते यहाँ पर, ठीक है। क्रोमोसोम तो और कंडेंस थे, न्यूक्लियस में इजीली आ जाएंगे जैसे क्रोमेटिन आता, लेकिन क्रोमोसोम को हम इजीली खोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना, यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पर रेप्लिकेशन कराना। डीएनए रेप्लिकेशन जब आप पढ़ोगे तो बेसिकली होता क्या, इस तरीके से हमारा डीएनए खुलता जाता है, इसके अराउंड यहाँ पर न्यू जो स्टैंड्स होते हैं वो सिंथेसाइज कर जाते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, उसके लिए हमें कहीं ना कहीं डीएनए को खोलना पड़ता है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वो आपको मुझे सिखाना था। अब मैं आपको क्रोमोसोम के बारे में सारी चीजें सिखा देता हूँ, जो क्रोमोसोम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम से रिलेटेड क्या रहती है, कई बार डाउट्स आते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो अब हम यहाँ पर क्रोमोसोम की डिटेल देख लेते हैं, बेसिकली इसको क्रोमोसोम को समझ लेते हैं, इसके बारे में सारी की सारी ABCD सीख लेते हैं, यानी कि क्रोमोसोम क्या होता है। तो आपने 2 फॉर्म देखी होंगी क्रोमोसोम की, एक तो आपने इस तरीके से क्रोमोसोम देखा होगा, दिस इज सेंट्रोमियर, ठीक है। दूसरा आप इस तरीके से भी क्रोमोसोम देखते हो, ठीक है, देख रहे हो। तो इसके कंपैरिजन में ये डबल क्रोमोसोम मान लो मतलब है दोनों। ये कितना क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम, ठीक, और ये कितना क्रोमोसोम है, ये भी 1 क्रोमोसोम। तो फर्क क्यों है ये यार, एक ही तरीके से हो जाता ज्यादा अच्छा होता। दिस इज आर्म, ठीक है, ये इसकी भुजा है, जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं, ये भी हमारी आर्म है, ये आर्म है, ये भी आर्म है। तो आर्म कितने हैं यहाँ पर, आर्म कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ टोटल 2 हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 टोटल, और हमारे 4% है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर देखो, दिस इज क्रोमेटिड, क्या क्रोमेटिड, ये आधा उधर का साइड का ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, अगर आपको देखो
समझ रहे हो। तो दिस इज क्रोमेटिड, दूसरा कैसे होगा, इधर का हिस्सा दिस इज क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड ये हुआ, दूसरा ये, दोनों क्रोमेटिड कैसे जुड़े, हमारे सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। दिस इज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसकी पोजीशन वेरी करती है कई बार, मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बेसिकली क्रोमेटिड कितने, क्रोमेटिड का नंबर कितना है यहाँ पर, क्रोमेटिड का नंबर है 2, जबकि इसके साथ हुई नाइंसाफी, इंजस्टेड, सॉरी इंजस्टेड नहीं, इंजस्टिस हुआ, ठीक है। क्रोमेटिड इधर कितने, इधर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड है। इस क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड, या कह दो क्रोमेटिड या फिर कह दो क्रोमोसोम, बात तो एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या, हमारे क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड इस साइड तो दूसरा इस साइड, समझे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्रोमोसोम कब होता है और ये कब होता है और दोनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर से मूव करते हैं क्लास 11 की तरफ, क्योंकि क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल से मैं आपको ये समझाऊंगा। आप लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना चालू कर देते हो या मॉलिक्यूलर पढ़ना चालू कर देते हो। बेसिक्स क्लियर नहीं होते यार, तभी चीज़ें रटते हो। नहीं, अगर बेसिक्स क्लियर हो ना तो मॉलिक्यूलर या फिर जेनेट जो प्रिंसिपल्स है हमारा, वो दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएंगे, क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला आपसे, ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली होता क्या है हमारा, इस प्रकार से, किस प्रकार से, देखो बार बार उधर ही जा रहा हूँ मैं, G1 S G2, दिस इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज, दिस इज M फेज। तो बेसिकली होता क्या, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब जेनेटिक मटेरियल हमारा डबल होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ डिवीजन कराना है तो बेसिकली अपने जेनेटिक मटेरियल को इस तरीके से तैयार करो, जो डॉटर सेल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक सेल से अगर 2 सेल्स बनाना है तो दोनों सेल्स को जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या, डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमारा जो जीवन का क्रोमोसोम होता है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से, ठीक है। लेट्स से यहाँ कैपिटल T प्रेजेंट है, यहाँ स्मॉल t प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा अगर किसी तरीके से ये स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक, नहीं थोड़ा सा मान के, आप मेरी भावनाओं पे जाओ, मेरी आर्ट पर मत जाओ। दिस इज कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट हुआ। आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन वील एंटर इनटू G2 फेज। तो G2 फेज में बेसिकली क्या होने वाला है, आप ये देखो, यहाँ पर क्या था, कैपिटल T वाला ऐसे करके एक क्रोमेटिड था, एक क्रोमोसोम था। लेकिन क्या हुआ, जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है इस तरीके से। तो कैपिटल T वाला उधर एक था, अब 2 कर लिया, क्योंकि हमें जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इन डॉटर सेल्स। तो आप देखो हर जो क्रोमोसोम यहाँ पर एक क्रोमेटिड के साथ था, उसकी क्रोमेटिड ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी आफ्टर दिस डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक। इधर क्या था, ये लेट्स से उठाओ, ठीक है, यहाँ पर इसका भी डबल। वो शेप थोड़ा वेरी कर रहा, मतलब मेरे बनाने के तरीके में, वरना ये समझ लो है सब कुछ एक ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इनिशियली इस तरीके से था, ठीक है, इसे भी डबल करो। ब्लैक से इसलिए बना रहा हूँ कि नया सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, मतलब जो बाकी का डीएनए हमारा जो दिखता है आपको ना कि 2 क्रोमेटिड कैसे आ गए, दूसरा हिस्सा नया सिंथेसाइज करा है यार, दिस इज कैपिटल R। तो इसी के जैसा कैपिटल R और आ गया, स्मॉल r। जब हम बताते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल डबल होना, उसका मतलब ये कैपिटल T हमारी अगर जीन प्रेजेंट है इस क्रोमोसोम पर, ठीक है, तो उसकी कॉपी बनना, समझ गए हो, उसकी कॉपी होना, क्योंकि ताकि 20 से इसको जब तोड़ोगे तो 2 T आ जाएंगी, उन्हें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन डॉटर सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पर देखो क्रोमोसोम नंबर गिनो, 1 2 3 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमो, बेसिकली क्रोमो कह दो या फिर मोमो कह दो, बात एक ही है, मोमोस कह दो आप। 1 2 3 दिस इज 4, तो टोटल 4 क्रोमोसोम इधर भी है। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड देखो वेरी कर रहे हैं यार, कैसे वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर देखो 4 के 8 हो गए, तो कुछ नहीं होता। G1 फेज का क्रोमोसोम इस तरीके से दिखता है और G2 का ऐसे दिखता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बीच में हो गई और डीएनए रेप्लिकेशन S फेज में होता है। और इजी सा क्वेश्चन इससे कई बार नीट में पूछ चुके हैं और बोर्ड्स में ही पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट सीखो आप क्रोमोसोम के बारे में, ठीक। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और चीज़ों को कहीं ना कहीं आपने नहीं रटा होगा, ठीक है। मेरा मकसद ही वीडियो बनाने का ये है कि आपको बायोलॉजी रटना छुड़वाना और चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना और दिमाग में बैठाना, ठीक, इस तरीके से फील लेते हुए पढ़ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही मज़ा आने वाला, ठीक है। थैंक यू गाइज।